नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीटी 1949 पार्ट 10। पार्ट 9 तक आप देख लीजिए, आपको पार्ट 9 तक क्लियर होना चाहिए पार्ट 10 को समझने के लिए। ठीक है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे है। अध्याय 5 किससे रिलेटेड है? रेंट से, लगान से। क्वेश्चन आएगा कि रेंट्स या लगान संबंधी प्रावधान एसपीटी एक्ट के किस अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 5 में दिया गया है। ठीक है, और ये अध्याय 5 कहां से कहां तक है? सेक्शन 43 से सेक्शन 52 तक। ठीक है, सेक्शन 52 तक क्लियर। 43 से 52 तक। ये कैसे याद रखना है? ये जब सेक्शन कौन सा किस में है, अध्याय 5 में कितना दूर है, 1 में कितना कौन सा सेक्शन आता है, उसके लिए पार्ट 2 वाला वीडियो जो एसपीटी पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप सबको याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं रेंट के बारे में क्या क्या प्रावधान है, सारे को एक 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, सिंपल है। सिर्फ डराने के लिए बुक इतना डराता है, इस तरह से इस भाषा में बताया गया है जिससे स्टूडेंट इससे दूर भागता है। आप पढ़िए, बहुत आसानी से आपको रेंट समझ में आ जाएगा। देखिए सेक्शन 43 क्या कहता है। सेक्शन 43, सबसे पहले सेक्शन 43 को याद कैसे रखेंगे? इसमें रियलाइजेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये दो कोड वर्ड याद रख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 43 कहता है रेंट इन काइंड, रेंट इन काइंड, रेंट इन काइंड नॉट टू बी रियलाइज्ड, नॉट टू बी realized or recognized or recognized। ठीक है, रेंट इन काइंड नॉट टू बी रियलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट, एनी कोर्ट। कुछ नहीं है, थोड़े समझ जाइएगा ना, इजीली लिख लीजिएगा। इसमें मेन चीज है आपको रेंट इन काइंड समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 3 का सेक्शन ए है 43A, मतलब ये 43 में ही ए नहीं है, 43 में 2 पॉइंट है। ठीक है, ए इसका अलग है, 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। पहला में आपको क्या बोलता है, चलिए इसको बाद में बताते हैं। सबसे पहले रेंट इन काइंड समझ लीजिए। रेंट इन काइंड का मतलब देखिए, रेंट किस में दिया जाता है? पैसे में दिया जाता है। ठीक है, रेंट क्या है? एकदम पैसा और कुछ नहीं। रेंट इन काइंड पुराने जमाने में चलता था, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रकार, रेंट के डिफरेंट प्रकार। रेंट इन काइंड मतलब लगान के प्रकार मतलब रेंट लगान के और जितने भी प्रकार है वो सब नहीं चलेगा, नॉट बी रियलाइज्ड। ठीक है, नहीं चलेगा। लगान कैसे चलेगा? लगान का डेफिनेशन दे ही दिया परिभाषा वाले चैप्टर में, सेक्शन 4 में मैंने लगान का डेफिनेशन क्या बताया था? करेंसी, पैसे से ही रेंट दिया जाएगा। लगान के और प्रकार जो पुराने जमाने में चलते थे वो सब नॉट टू बी रियलाइज्ड, मतलब उस लगान की पूर्ति या लगान की चुकता, रियलाइज में चुकता करना रेंट के और प्रकार से नहीं किया जा सकता है, सिर्फ पैसे से किया जाता है। रेंट का बहुत सारे प्रकार था। पहले क्या पहले क्या था? भावली नाम सुने होंगे, भावली में खेत दे दो। क्या था? बटाई में खेत दे दो, बटाई। कृषानी में खेत दे दो, इस तरह का था ना, जिसमें उपज लेता था, उपज का कुछ हिस्सा लिया जाता था, वही सब है। एक दानाबंदी भी था, दानाबंदी। तो ये सब कह दिया, ये सब हो गया रेंट इन काइंड, मतलब पैसे के अलावा जो प्रकार है, लगान के प्रकार है, ये सब कोई भी नहीं होगा। नॉट टू बी रियलाइज्ड, उस रियलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इसके थ्रू भुगतान नहीं किया जा सकता। ये सब क्या होता था? शोषण का एक तरीका था, अभी भी चलता है। कृषानी, बटोही, बटाई, ये सब नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, लेकिन अंडर द टेबल सब कुछ चलता है कि आधा तुम्हारा आधा मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या बोलता है, रियलाइज नहीं, भुगतान नहीं कर सकते रेंट का। कोई लैंडलॉर्ड या कोई मूल रैयत ना ले सकता है ना रेयत दे सकता है। ये है एक चीज। दूसरा चीज क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट,
ये देखिए पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब स्वीकृति। स्वीकृति कौन नहीं करेगा, एनी कोर्ट। दूसरा पॉइंट इसका कहता है स्वीकृति, कोई भी कोर्ट इसकी स्वीकृति नहीं देगा, चाहे वो कोर्ट एनी कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, जमीन का चीज यही 3 जगह पे जाता है, रेवेन्यू कोर्ट, थोड़ी ना फैमिली कोर्ट में चले जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा एनी कोर्ट लिख दिया है, मतलब अगर किसी तरह फैमिली कोर्ट में भी चला जाए या डिफरेंट कोर्ट में भी वो केस चला जाए, वो भी नहीं ये रेंट इन काइंड को स्वीकृति देगा। मतलब ये तो शुरू से खत्म, एब इनिशियो ही खत्म है, मतलब जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वहीं से खत्म था। तो यही कहता है रेंट इन काइंड नॉट टू बी रियलाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कोर्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है रैयत एंड क्या बोलता है डिफरेंट आदमी के, जमींदार के बीच या रैयत और मूल रैयत के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हो, मतलब या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हो, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह से किया गया है कि रेंट इन काइंड में लगान दिया जाएगा तो सारे इनवैलिड होगा। यही कहना है सेक्शन 43 का। क्लियर। अगला हम लोग चलते हैं क्या, टाइम फॉर पेमेंट 43A, ठीक है। 43A क्या बताता है, 43A में एक सब डिवीजन है 43 का, ये क्या बताता है, ये कहता है टाइम फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ रेंट, टाइम फॉर पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट को देखिए अब किस टाइम पे किया जाएगा, इसका टाइम के बारे में बताया आपको 43A, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया है कि एक रेंट कैसे पे करेगा रैयत, ठीक है, कैसे पे करेगा रैयत रेंट कैसे पे करेगा। इसके लिए रैयत को अचानक लगान ज्यादा है, बोझ ना पड़ जाए रैयत के ऊपर, क्योंकि सबसे गरीब इसमें से रैयत ही होता है, इसीलिए इसके लिए एक सुविधा किया गया है कि रेंट 4 इंस्टॉलमेंट में रेंट जमा देना है। 4 इंस्टॉलमेंट कितने में, 4 इंस्टॉलमेंट। कब का, 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ईयर। एग्रीकल्चर ईयर मैं पढ़ा चुका हूं किसे कहते हैं, सेक्शन 4 में जाके देखिएगा, उसमें आपको एग्रीकल्चर ईयर का डेफिनेशन मिल जाएगा। तो 4 इंस्टॉलमेंट में एग्रीकल्चर ईयर, ये खेती कृषि वर्ष जो होता है उस कृषि वर्ष के 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में, मतलब 4 क्वार्टर में पे करना है, ठीक है। यही कहता है 1 नंबर पॉइंट इसका कि 4 क्वार्टर में पे करना है। दूसरा पॉइंट इसका क्या कहता है भाई, यहीं पे कहता है कि ड्यू डेट, यहीं पे पहला पॉइंट में ही कहता है ड्यू डेट कब होगा, ड्यू डेट किस दिन से होगा, मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट कब होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें एक बार पे कर दिया, इसमें पे कर दिया, इसमें भी कर दिया। और लगान ड्यू कब, लास्ट वाले जो ये क्वार्टर होगा उसका लास्ट डे ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, वहां से ड्यू होगा उसका पैसा। अगर नहीं दिया उसके बाद उसको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, माइनर इंटरेस्ट है, उसको बाद में समझ में आएगा। इसका 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि लास्ट डे, तो यहां बता दिया कि लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे का कितने बजे तक आप रेंट पे कर सकते हो, बिफोर सनसेट, ठीक है, बिफोर सनसेट। इस चीज की जिक्र है, सूर्य डूबने से पहले रेंट चुकता कर दो, यहां तक लास्ट डे दिया गया है एग्रीकल्चर ईयर का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भाई, अगर बिफोर सनसेट नहीं दिया, ठीक है, या लास्ट डे ऑफ एग्रीकल्चर ईयर बिफोर सनसेट नहीं दे पाया, तो उसके बाद जो उसका पिछले वर्ष का जो अमाउंट है, जो लगान है, ठीक है, वो अगले साल का एरियर हो जाएगा, ठीक है, एरियर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एरियर हो गया मतलब इसके बाद जो नीतिगत लगा इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा, एज ए एरियर जुड़ जाएगा
नेक्स्ट कृषि वर्ष में। ये नहीं कि रैयत को हटा दो, ठीक है। उसको हटाने का जो है वो प्रोसीजर बाद में आप देखिएगा, अभी लीगल प्रोविजन जब आएगा तब तो पता चलेगा, ठीक है। ये 43A बस इतना ही चीज करता है, क्लियर। और हम लोग पढ़ाई करते हैं सेक्शन 44, ठीक है। सेक्शन 44 बहुत ही आसान है, सेक्शन 44 को समझना, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें लैंडलॉर्ड जो है ना, मालिक, ऐसे ही है ना सिस्टम, लैंडलॉर्ड, इसके नीचे मूल रैयत या विलेज हेडमैन, इसके नीचे रैयत, ठीक है। रैयत से लगान लेगा, ये कलेक्शन करेगा और लैंडलॉर्ड को भेजेगा, यही सिस्टम है। तो इसमें देखिए क्या करता है, इस कंडीशन में लैंडलॉर्ड अगर जमीन बेच दिया, लैंडलॉर्ड अगर जमीन बेच दिया, ठीक है, जमीन को सेल कर दिया, किसको, बी को। लैंडलॉर्ड जमीन किसको सेल कर दिया, बी को। बी अभी क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी, ठीक है। और लैंडलॉर्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, अगर किसी तरीके से इस एक्ट के तहत अगर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, इस ये में यही कहता है कि बी का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है। जब ये ट्रांसफर कर दिया, बी का रोल क्या होना चाहिए, लगान तो पहले इसको दे रहा था इन लोग, ठीक है। ये डायरेक्ट भी इसको खास विलेज में तो डायरेक्ट जाता है इसके पास, और बाकी जो प्रधानी विलेज या मूल रैयती विलेज है उसमें इसके थ्रू जाता है, यही है ना जाने का रूल। अगर ये लैंडलॉर्ड ही चेंज हो गया, उस कंडीशन में बोल रहा है कि इन लोगों का क्या दायित्व है, इन लोगों का क्या दायित्व है, यही है सेक्शन 4। सेक्शन 44 कहता है कि रैयत विलेज हेडमैन, रैयत विलेज हेडमैन, मूल रैयत आर नॉट liable to transfer of लैंडलॉर्ड्स कहता है कि रैयत, मूल रैयत, विलेज हेडमैन आर नॉट लिएबल, जिम्मेवार नहीं है, टू ट्रांसफरी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस लैंडलॉर्ड के ट्रांसफरी के प्रति जिम्मेवार नहीं है, यही कहना चाहता। किसको लेके, फॉर रेंट, लगान को लेके वो लोग जिम्मेवार नहीं है, फॉर रेंट पेड टू फॉर्मर लैंडलॉर्ड विदाउट नोटिस, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए इससे यही ग्राफ देखिए भैया, रैयत, विलेज हेडमैन, मूल रैयत, ये सब आर नॉट लिएबल, नहीं जिम्मेवार है, किसके प्रति, टू ट्रांसफरी ऑफ लैंडलॉर्ड का ट्रांसफरी कौन है, बी, इसके प्रति कोई जिम्मेवार नहीं। किस चीज के लिए, रेंट के लिए। कौन सा रेंट, भी चीज जो पेड टू फॉर्मर लैंडलॉर्ड, जो फॉर्मर लैंडलॉर्ड यही था, अभी तो ये हुआ है ना, अभी हुआ ही नहीं है, जब नोटिस आएगा इसके पास स्वीकार करेगा तब होगा। तो जो फॉर्मर लैंडलॉर्ड को रेंट देना था उसके प्रति ना रैयत जिम्मेवार होगा, ना मूल रैयत जिम्मेवार होगा, या ना विलेज हेडमैन जिम्मेवार होगा। अगर कब ऐसी स्थिति होगी, जब विदाउट नोटिस, जब ये खरीदने वाला, अभी नया जमीन खरीदने वाला इन लोगों को नोटिस ना दे, ठीक है, इन लोगों को नोटिस ना दे, बस यही कहानी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यही चीज है। इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक ये हो सकता है कि किस मतलब कौन सा रेंट, ये रेंट को थोड़ा सा पॉइंट बना के 2 भागों में नीचे बताया गया है, ठीक है, ताकि इस रेंट को आप अच्छे से समझ लें, कौन सा रेंट, इस रेंट किस संदर्भ में कहा गया, उसके लिए 2 पॉइंट और बनाया गया है एसपीटी एक्ट में। कहता है कि became due आफ्टर ट्रांसफर, किस रेंट के लिए ड्यू नहीं, मतलब जिम्मेवार नहीं है, became ड्यू, अगर ट्रांसफर के बाद जो ड्यू हुआ है, रेंट ड्यू हुआ है, ये तो बेच दिया, ये लेगा रेंट, बी लेगा रेंट, तो नहीं, इसके लिए इन लोग जिम्मेवार नहीं है। क्यों नहीं है भाई, आपने नोटिस नहीं दिया था। बिकेम ड्यू आफ्टर ट्रांसफर के बाद का भी लगान हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने नोटिस ही नहीं दिया, हमें जानकारी ही नहीं दिया। हमारा जो दुख दर्द होता हम बताते हैं, अगर नोटिस के समय अगर नोटिस मिलता मुझे तो
दूसरा पॉइंट ये समझा रहा है कि अगर ये गुड फेथ में, मतलब पूरे विश्वास से गुड फेथ में अगर रैयत मूल रैयत इसको दे दिया है, ये समझते हुए कि जमीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, जमीन इसी का है, इसको ट्रांसफर के बारे में कब जानकारी मिलेगी, जब नोटिस दिया आपने, ठीक है। तो गुड फेथ में अगर इसको पे कर दिया तो इसको फिर पे करने की जरूरत नहीं है। गुड फेथ में फॉर्मर लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर रहा है तब को दिया हो तो, ये दो कंडीशन में, ठीक है। और इसमें ये भी कौन बताया कि नहीं, देखिए ये नोटिस सर्व कौन करेगा, लैंडलॉर्ड बेचने वाला, ट्रांसफरर या ट्रांसफरी खरीदने वाला। तो नोटिस सर्व करने की जिम्मेवारी है ट्रांसफरी को, बी को, ठीक है। चलो ठीक है, ये सेक्शन 44 है, क्लियर। अब अगला हम लोग क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। सेक्शन 45 सबसे आसान है। सेक्शन 45 क्या कहता है भाई, पेमेंट ऑफ रेंट may be paid by postal money order, बस यही है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। कोई पुराने जमाने थे, 1949 ईस्वी में बना है, उस समय था क्या कि फट से स्कैन करो या फोन पे में या पेटीएम कर दो, पैसा पहुंच जाएगा। उस समय ये सब चीज थी ही नहीं। तो उस समय जो सबसे आदमी क्या बोलता, हैंड टू हैंड पैसे देने से रैयत के ऊपर ही खतरा मंडरा जाता था। लैंडलॉर्ड या मूल रैयत कभी बदल जाए, कब दिया तूने पैसा। इसीलिए कहा कि अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको मतलब पूरी तरह से सिक्योरिटी चाहिए पैसे की, तो पेमेंट ऑफ रेंट मे बी पेड बाय पोस्टल मनी ऑर्डर, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता, ये करना है। बाकी और भी तरीके से पैसे दिया जाता था, लेकिन अगर रैयत की सिक्योरिटी के लिए कहा दिया है पोस्टल मनी ऑर्डर के थ्रू आप भेज दीजिएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जब भी इस सब चीज की बात होगी ना कि रेंट ट्रांसफर की, ठीक है, रेंट ट्रांसफर की, तो सीधे बेसिक समझ लीजिए। मैं एक ही जगह सीधे एक ही चीज बताता हूँ, मतलब सब कोई बताता है, बुक्स भी वही बताता है, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज है कि दो जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। एक रैयत किसको दे रहा है, मूल रैयत को, विलेज हेडमैन को, ठीक है। ये बहुत सारे रैयतों का जमा करेगा, ठीक है, बहुत सारे रैयत का जमा करेगा। इसके पास जो पैसा है उसको वो क्या कहलाता है, विलेज रेंट। सारे को जमा करके विलेज रेंट किसको देता है, लैंडलॉर्ड को दे देता है। यही है कहानी। तो यही कहता है कि दोनों फेज में, दोनों ट्रांसफर में, यहां से यहां तक में भी और यहां से यहां तक में भी पोस्टल ऑर्डर चलेगा, ठीक है। बाकी जहां भी रेंट ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग चर्चा तो सिर्फ रैयत को यहां तक कर रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक भी, ठीक है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, सेक्शन 46। सेक्शन 46 में कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है कि अकाउंट का मेंटेनेंस कैसे करेंगे आप। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ एच रैयत, ठीक है, एच रैयत, ठीक है। देखिए अकाउंट ऑफ रेंट को आप अकाउंट ऑफ क्रेडिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट, ठीक है। अब बहुत सारे बुक में क्रेडिट या बहुत सारे बुक में अकाउंट ऑफ रेंट आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों एसपीटी एक्ट मेरे सामने है, मैं अपने हाथ से देख के पढ़ाता हूं, मैं पढ़ के आया हूं अभी। तो इसको दोनों को क्रेडिट और रेंट भी बोल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये 46 होगा ना, 46 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 46 किस चीज से डील करता है, क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ क्रेडिट, सेक्शन 46 का में बताया गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। एच रैयत, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एच रैयत। हर एक रैयत का अकाउंट ऑफ रेंट होगा या अकाउंट ऑफ क्रेडिट होगा, बनाएगा, ठीक है। अकाउंट ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि रैयत, इसका आधार यही माना गया, रैयत मूर्ख होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो उसके सारे चीजों का हिसाब रखेंगे आप मतलब कौन, अभी बताऊंगा।
किसको जिम्मेवारी है अकाउंट ऑफ रेंट मेंटेन करने का। नहीं मेंटेनेंस होता है तो अभी देखिएगा कि जेल में डाल देगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसको मेंटेनेंस करना बहुत ही नितांत आवश्यक है, सीधे जेल में डाल देगा विलेज एडमिन, प्रधान, ग्राम प्रधान इन लोगों को। ठीक है, लैंडलॉर्ड भी जेल जाता है इसमें। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ एच रेयत, सारे रेयत के अकाउंट्स का मेंटेनेंस होगा। एक क्या होगा, अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस, एक रजिस्टर खुलेगा भाई, उसका नाम लिखा रहेगा, उसके बाद ये कितना दिया, कितना नहीं दे पाया, कितना बैलेंस है, कितना इंटरेस्ट चढ़ा इसके ऊपर, कितना पेमेंट किया, पेमेंट का मोड क्या है, एरियर कितना है, यही सब चीज का सारे का जिक्र रहेगा प्रत्येक रेयत का। तो ठीक है, ये कौन करेगा भाई, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट कौन करेगा। हम लोगों ने पढ़ा कि दो तरह के गांव होते हैं, एक खास गांव, हाँ, दूसरा क्या है, मूल रेयती गांव या ग्राम प्रधानी गांव। प्रधानी गांव में विलेज एडमिन, मूल रेयती। ठीक है, अगर खास गांव है, खास गांव में क्या होता है, जिसमें ये नहीं होता, खास गांव उसी को कहते हैं जिसमें विलेज हेडमैन या मूल रैयत नहीं रहता है। ठीक है, सीधे क्या होता है, लैंडलॉर्ड, मतलब इसको डायरेक्ट लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता है। इसमें खास गांव में ये बीच में नहीं होता है, ये सबको पता है आपको। तो इसलिए खास गांव के स्थिति में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ रेंट की जिम्मेवारी किसकी है भाई, लैंडलॉर्ड की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 46 को पूरी अच्छे से समझिए। खास गांव में लैंडलॉर्ड ये मेंटेनेंस करेगा अकाउंट ऑफ रेंट का या अकाउंट ऑफ क्रेडिट का। और मूल रेयती गांव है, मूल रेयती या प्रधानी गांव है, इसी को मालिक गांव भी बोलते हैं, या प्रधानी गांव, यहाँ पे कौन मेंटेनेंस करेगा। अगर मूल रेयती गांव है तो मूल रैयत करेगा, प्रधान यही लोग करेगा। ठीक है, कौन सा गांव में, अगर मूल रैयत प्रधानी गांव है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं। ये जितना चीज बताया वो पॉइंट नंबर 1, 46 उपखंड 1 है। 46 उपखंड 2 क्या कहता है भाई, 2 क्या कहता है देखिए, ऑन डिमांड। ठीक है, ऑन डिमांड मतलब जरूरी नहीं है देना, अगर ऑन डिमांड रैयत अगर डिमांड करता है, कब, विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के भीतर। कब से 2 मंथ काउंटिंग करेगा, एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, एंड ऑफ एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर ईयर खत्म होने के 2 महीने के बाद अगर रैयत डिमांड करता है कि भाई मुझे इसका एक कॉपी दे दो, अकाउंट ऑफ रेंट का एक कॉपी मुझे दे दो। ठीक है, तो इसको देना पड़ेगा, नहीं देने पे जेल जाएगा। वो जेल कैसे जाएगा बाद में हम लोग देखते हैं। वो एक कॉपी ले सकता, वो भी कैसे, फ्री ऑफ, फ्री, एक पैसा चार्ज नहीं का, फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, ये 46(1) कहता है, ये 46(2) कहता है। अब हम लोग 47 क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। क्लियर, 47 में रिसिप्ट के बारे में बात करता है। रिसिप्ट को हिंदी में रसीद बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट। 47 क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। कुछ नहीं, इंग्लिश वाला थोड़ा इसे देख कर डर जाता है कि हिंदी मीडियम में पढ़ा, कुछ नहीं है। रिसिप्ट ऑफ रेंट मतलब रेंट जो दिया उसका रिसिप्ट, और इंटरेस्ट दिया रहा हूं। इस रेंट को एरियर हो गया, एरियर के बाद अगर पे किया, एग्रीकल्चर ईयर खत्म होने के बाद, तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट पे देयर ऑन ने उस पे, देयर ऑन ने उस पे, रेंट और इंटरेस्ट जो पे किया है उसका रिसिप्ट के बारे में बात करता है कौन, 47 नंबर सेक्शन। इसमें देखिए क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स आपको याद करना पड़ेगा। 1 नंबर, ये रिसिप्ट जो उसने लोन ये दिया है, क्या बोलता है, जब लगान कटा है ना, रिसिप्ट कैसे होता है, दोनों अभी पढ़े। रिसिप्ट ऐसे होता है, एक मान लीजिए एक कागज है, ऐसे रिसिप्ट है, बीच में देखिएगा डॉट 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 छेदा 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 रहता है ना। यहाँ पे क्या बोलता है कि बैंक का पैसा जैसे जमा देने जाते हो ना, तो एक इधर वाला भाग काट के नहीं दे देता है, एक रख लेता है अपने पास, ये स्टैम्प मार के दे देता है। उसी तरह सेम उसी तरह स्टैम्प मार के आपको दे देगा। तो इस भाग को रसीद बोलेंगे,
इसको काउंटर फॉइल बोलेंगे। नहीं, इसको रसीद, वो रसीद का जो नंबर है इसको काउंटर फॉइल करेंगे। ठीक है, ये रसीद, तो एक भाग इसको दे देगा रसीद, ये वाली रसीद है, ये रसीद फाड़ के तुरंत दे देगा, ये रसीद तुरंत फाड़ के दे देगा फ्री ऑफ। तो क्या होगा, ये रसीद जो दिया, रिसिप्ट क्या होगा, रिसिप्ट का वर्णन कुछ चीजें बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं लेगा, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा। भाई ऐसा नहीं है कोई भी रसीद में दे दो, वो रसीद जो है उसको बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह को बना के देगा रसीद, उसी रसीद में प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगा, साइंड होना चाहिए या स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बेवकूफ बना के दे दिए, साइन होना चाहिए, आप साइन करें या आपके ऑथराइज एजेंट जो है वो साइन करे। तो ये सब बातें लिखा हुआ है 47(1) में। 2 में क्या होगा भाई, काउंटर फॉइल। ठीक है, काउंटर फॉइल यही वाला। ठीक है, इसका मेंटेन करना पड़ेगा काउंटर फॉइल, ये नहीं, काउंटर फॉइल मेंटेनेंस। ठीक है, इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपके पास रखना पड़ेगा, उसको कैसे भी पिन मार के रखो या बक्सा में भर के रखो। ये जो रेंट जहां पे जमा किया जा रहा है, रेयत, मूल रेयत को अगर जमा कर रहा है मूल रेयत, या मूल रेयत विलेज हेडमेंट लैंडलॉर्ड को जमा करता है तो लैंडलॉर्ड। ये काउंटर फॉइल मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, तो बाद में कोई गड़बड़ होगा तो ये दिखाना पड़ेगा। नहीं काउंटर फॉइल मेंटेन कर रहे हो भाई तो जेल, अभी जेल होगा थोड़ा देर बाद, उस समय मजा आएगा जब जेल दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहता है कि जो रिसिप्ट आपने दिया, अगर वो रिसिप्ट इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट का शर्तें बता दिया कि जो मेन चीजें हैं वो चीज नहीं लिखा हुआ है रसीद में। ठीक है, जो चीज सरकार गाइड किया ये सब चीज रसीद में मेंटेन होना चाहिए, वो नहीं है, या फिर वो सादा कागज में लिख दिया है, या फिर बहुत सारे प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है, साइंड नहीं है, ये सब वजह अगर है, पैसा ले लिया, ये सब चीज को इनकम्प्लीट रिसिप्ट कहते हैं। अगर इनकम्प्लीट रिसिप्ट दिया है उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में यही माना जाएगा, यही तीसरा वाला पार्ट यही कहता है, उस कंडीशन में यही माना जाएगा कि पैसा जमा करने वाले ने, रेंट देने वालों ने भुगतान कर दिया है। अगर आप नहीं दे पाए ना कंप्लीट रिसिप्ट, इसका मतलब भुगतान कर दिया है, यही माना जाएगा। क्लियर। और अगर ये बोलता नहीं भाई ऐसा नहीं है, दोनों में विलेज हेडमैन और मूल रैयत में लड़ाई हो रहा है, ये बोलेगा मैं दे दिया, ये बोलेगा मैं नहीं लिया हूं, पैसा नहीं आया है, उस कंडीशन में अगर ये विलेज हेडमैन या मूल रैयत या इन केस ऑफ लैंडलॉर्ड के पास पैसा जमा हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड की जिम्मेवारी है कि भाई आप प्रूव करो कि इसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि भाई पैसा मैंने दे दिया है, ये बेचारा गरीब आदमी रैयत कहां से इतना पैसा खर्चा करेगा। इसीलिए इसी के ऊपर ऑनर्स दिया गया है, मतलब जिम्मेवारी कि भाई तुम प्रूव करो। कोर्ट में होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे जिसके पास पैसा जमा हो रहा है, रेंट जमा हो रहा है, उसके ऊपर है। चौथा पॉइंट क्या कहता है भाई, चौथा पॉइंट कहता है कि अगर चौथा पॉइंट यही करता है, चौथा पॉइंट अगर ये कंडीशन हुआ, फेल्स टू इनकम्प्लीट रिसिप्ट दिया, मतलब कंप्लीट रिसिप्ट नहीं दिया, उस कंडीशन में डीसी को पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है, आप क्या बोलता है, इंक्वायरी बैठाइए। देखिए 4 में ये कंडीशन होता है कि वो रिसिप्ट को इनकम्प्लीट रिसिप्ट की दिया है या काउंटर फॉइल मेंटेनेंस नहीं कर पाया है। ये 2 कंडीशन में, ये कंडीशन में डीसी को पावर है। क्या पावर है भाई, कि इंक्वायरी बैठाए और पता लगाए कि क्या क्या घटना है। अगर पाया गया कि यहाँ पे रेंट लेने वाला गलत है, उस स्थिति में क्या है, रेंट जहां जमा होता है वो गलत है, उस स्थिति में क्या है, 50 रुपीज पर गलती। ठीक है, अगर एक रिसिप्ट इनकम्प्लीट है तो 50 रुपया, या एक काउंटर फॉइल मिसिंग है तो 50 रुपया, तो डीसी इंपोज कर सकता है उस पर फाइन, क्या 50 रुपया पर गलती, या पर रिसिप्ट, पर इनकम्प्लीट रिसिप्ट, या पर इनकम्प्लीट काउंटर फॉइल। ठीक है, 50 रुपया
फाइन कर सकता है, और फाइन का कुछ हिस्सा पोर्शन, कुछ हिस्सा पूरा नहीं, पोर्शन वो रैयत को हर्जाने के रूप में दे सकता है। यही कहता है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट क्या करता है? फॉल्स एक्यूजेशन। फॉल्स एक्यूजेशन, फॉल्स एक्यूजेशन में क्या होगा? अगर मान लिया रैयत इसको पैसा दे दिया, विलेज हेडमैन या मूल रैयत, ऊपर में लैंडलॉर्ड, अगर ये फालतू में रैयत फालतू में आरोप लगा देता है इसको कि भाई इसका इनकम्प्लीट रसीप्ट है, उसका भी इंक्वायरी होगा। अगर रैयत इसके और फालतू में, दोनों के लिए, यहाँ पे क्या बोलता है, रेंट जो जहां जमा हो रहा है, जो ले रहा है उसके पास कार्रवाई करेगा, यहाँ रेंट जो दे रहा है, मतलब देगा कौन? रैयत या विलेज हेडमैन। रैयत इसको देगा या ये इसको देगा। उस कंडीशन में फॉल्स एक्यूजेशन अगर पाता है कि गलत आरोप लगा रहा है कि इनकम्प्लीट रिसिप्ट है या काउंटरफॉइल मेंटेनेंस नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या करेगा भाई? उस समय डीसी क्या करेगा? फाइन करेगा। डीसी फाइन करेगा किसको? जिसने फॉल्स एक्यूजेशन लगाया, मिथ्या दोषारोप लगाया। कितना? अप टू 50 रुपया तक, अप टू 50 रुपया तक की फाइन। ठीक है, इसको भी 50 रुपया, इसको भी 50 रुपया। डर से आदमी अब कोई नहीं करेगा ना ये, इसलिए उस जमाने का 50 रुपया। ठीक है, अभी डिफरेंट कोर्ट के जजमेंट से पैसे बहुत बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो वही बुक में लिखा हुआ है वही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। छठा नंबर पॉइंट क्या कहता है? छठा नंबर पॉइंट, अगर ऐसा और ऐसा, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अगर किसी आदमी पे फाइन लग गया, जुर्माना लग गया, और ये आदमी समझता है किसने फाइन लगाया, दोनों जगह डीसी का पावर है। ठीक है, तो डीसी के ऑर्डर के बाद, डीसी के ऑर्डर दिया के बाद तुम्हें फाइन दो, तो डीसी ऑर्डर दिया तो फाइन देना पड़ेगा। लेकिन उसके खिलाफ, डीसी के ऑर्डर के खिलाफ अपील किसके खिलाफ? डीसी के ऑर्डर के खिलाफ, इसके तहत और इसके तहत कि ये डीसी ने अच्छा फैसला नहीं दिया, हमसे हर्जाना ले लिया भाई, तो अपना वो 50 रुपये जो जमा दिया, नुकसान कराया है, मतलब जो कॉम्पेंसेशन दिया है, उसके खिलाफ अपील कर सकता है। किसके पास? कमिश्नर के पास। डीसी का चाचा कौन है? कमिश्नर। तो उसके बाद अपील कर सकता है। फिर कमिश्नर जांच बैठाएगा, अगर देखेगा डीसी का ऑर्डर सही है तो टर्न डाउन कर देगा, या डीसी का ऑर्डर गलत है या नीति विरुद्ध है तो उसको पैसा वापस कर देगा। यही है फैसला। और यहाँ पे कमिश्नर ही लास्ट ऑथोरिटी है। कमिश्नर जो डिसीजन दे देगा वही फाइनल। यू कांट गो टू कोर्ट, कमिश्नर के खिलाफ नहीं जा सकते हो। क्लियर? यही कहने वाला है 46 नंबर पॉइंट। अब हम देख रहे हैं 7वां नंबर पॉइंट क्या कहता है भाई? 7वां नंबर पॉइंट क्या है? मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन। ठीक है, फाइन। ये यहाँ भी गलती की वजह से फाइन किया गया, यहाँ भी गलती की वजह से फाइन किया गया। तो ये रिकवर करने का तरीका बताया था, कैसे रिकवर किया जाएगा। तो इस तरीके में ही बताया गया है कि उस समय के एग्जिस्टिंग लॉ के अनुसार, आजकल एग्जिस्टिंग लॉ क्या है? बहुत सारा है। डिमांड ड्राफ्ट दो, बैंक ड्राफ्ट बना दो, फोन पे से स्कैन करके दे दो। आजकल ऑथराइज है, डिजिटल इंडिया में ऑथराइज कर दिया है, फोन पे, पेटीएम सब चलेगा फाइन रिकवरी में। ये उसी जमाने में सोच लिया था। ठीक है, तो मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ फाइन्स का जिक्र करता है। कौन सा पॉइंट? 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या करता है? पावर टू डीसी। डीसी को पावर नहीं देगा तो यहाँ गलती कर रहा है, ये सब काम सब तो डीसी देखता है। तो डीसी को क्या क्या पावर दिया गया है रेंट के मामले में? यही किया गया है कि भाई आप एक इंक्वायरी बैठा सकते हो। यही 5, ये कौन सा पॉइंट होगा? 7 हो गई, 8वां पॉइंट होगा। इंक्वायरी बैठा सकता है, समन दे सकता है। भाई समन किसको किसको देगा? लैंडलॉर्ड को, मूल रैयत को, सबको, जिसकी जरूरत होगी इंक्वायरी के समय आज नोटिस भेज देगा, भाई उस दिन हाजिर हो जाना, तो उसको हाजिर होना पड़ेगा। समन दे सकता है। या विटनेस, बहुत सारे विटनेसेस होंगे जो उस चीज को लेते देते देखा, विटनेस को भी समन करके बुला सकता है जब इंक्वायरी चलेगा वहां पे। प्लस प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है इस रेट से, जिस डॉक्यूमेंट पे डाउट जाता है उस डॉक्यूमेंट को बुला सकता है डीसी। ये सब सारे शक्तियां दिया है डीसी को।
क्लियर, बहुत सारी शक्तियां दिया गया, लेकिन ये 3 ही पॉइंट की जिक्र है। इसी को एक्सग्रेगेट जब कीजिएगा कोर्ट का जब डिसीजन आता है तो इतना बड़ा निकल आएगा। जो सिंपल बेयर एक्ट में दिया है यही सब दिया हुआ है। क्लियर। 8वां एक आखिरी पॉइंट अभी होगा। 8वीं पॉइंट क्या कहता है, 8वीं पॉइंट ये था। 9वां पॉइंट क्या कहता है भाई, 9वां पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट कहता है कि अगर किस, ये सब मामला छोड़ दीजिए, इस ये रेंट के मामला छोड़िए, किसी और दूसरे, यहाँ पे ए और बी की बात चल रही है, अगर सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल किसी दूसरे थर्ड पार्टी के केस में अगर ये निकल के आता है कि भाई अगर केस चल रहा है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी, उसकी प्रोसीडिंग प्लस सूट, और सूट के डिसीजन में ये केस और कोई सूट के डिसीजन अगर ये निकल के आता कि थर्ड पार्टी के में निकलने आया है कि फला फला विलेज हेडमैन या मूल रैयत या फला फला लैंडलॉर्ड ने मेंटेनेंस ऑफ रिसिप्ट का मेंटेनेंस नहीं किया है और काउंटरफॉयल का भी मेंटेनेंस नहीं किया है या इनकम्प्लीट रिसिप्ट दे रहा है वो, तो यहाँ के जो जज होगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रोसीडिंग का जो ऑफिसर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और सूट के लिए जज डिसाइड करता है, प्रोसीडिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इसकी जिम्मेवारी है कि ये डीसी को इतला करे भाई कि ये फला फला आदमी ये सब गलत काम कर रहा है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी, इसको किसी इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसी क्रम में पकड़ा गया कि वहां का आदमी, वहां का लैंडलॉर्ड गलत कर रहा है, तब उसकी जिम्मेवारी हो जज और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, भाई आपके एरिया में ये कांड हो रहा है, वहां लैंडलॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ रिसीप्ट या काउंटरफॉयल का पालन नहीं कर रहा है विधि द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 47 हो गया ना, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है भाई, सिंपल है, कुछ नहीं है। सेक्शन 48 इसमें क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा क्या, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक या प्रिपेयर और शैल प्रिपेयर फॉर्म ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, फॉर्म ऑफ रिसिप्ट एंड वो जो 46 नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, 46 नंबर में क्या, अकाउंट ऑफ रेंट एंड अकाउंट ऑफ रेंट और क्रेडिट, यही पढ़े थे 46 नंबर में। ठीक है, ये यही है इसमें यही कह रहा है कि ये जो रिसिप्ट का फॉर्म जो अभी हम ऐसे करके पढ़ा, अभी समझाए थे ना, डॉट 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 लगा के ये छेदा रहता है, तो फॉर्म ऑफ रिसिप्ट और फॉर्म जो है वो और काउंटरफॉयल, फॉर्म ऑफ रिसिप्ट विथ काउंटरफॉयल, कौन बनाएगा, वो वाली जो फॉर्म है कोई नहीं छाप सकता है, प्रेस में जाकर आप नहीं छपवा सकते, वो स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर। ठीक है, एट द अकाउंट ऑफ रेंट और क्रेडिट, मैंने बोला था ना एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, वो भी कौन बनाएगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, कोई फालतू आदमी बीच में बिचौलिया नहीं आएगा, लेकिन इधर गलत कर देगा। इसलिए सेक्शन 48 में सीधे डायरेक्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। और पॉइंट 1 में इसका लिख देता है कहाँ रहेगा ये अनुमंडल कार्यालय में, सारे अनुमंडल कार्यालय में होगा। ठीक है जी, हर एक अनुमंडल कार्यालय में, और यहाँ पे सेल लगेगा, बेचा जाएगा, जिसका जरूरत है, किसको जरूरत है इस रिसिप्ट का, विलेज हेडमैन और मूल रैयत या लैंडलॉर्ड, वो हम अनुमंडल कार्यालय में कुछ मामूली पैसा देगा और लेके जाएगा, तो ये बेचेगा, जो अनुमंडल कार्यालय में रखा जाएगा और सेल करेगा, जिसको जरूरत है, कि किसको जरूरत है, वो फालतू चीज कौन लेगा, दूसरे के लिए वो फालतू है, जिसका जरूरत है, जरूरत विलेज हेडमैन लैंडलॉर्ड या इसका मूल रैयत का क्या जरूरत है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो ये अनुमंडल कार्यालय में रखा जाएगा। ये पॉइंट ऑफ 1 कहता है। देखिए, रिसिप्ट विद काउंटरफॉयल, ठीक है, एक ही में रहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई, ये कैसा होगा, इसका आकार, जो फॉर्म ऑफ रिसिप्ट
मिलेगा जो अनुमंडल कार्यालय में रखा जाएगा बुक की तरह होगा, बुक किताब की तरह रहेगा, पिन मारा हुआ, नंबर्ड रहेगा, ये पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 ऐसे नंबर सब रहेगा। और उसका जो या उसका और कैसा रूप होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट को फिट लगता है कि भाई ये सब चीज चाहिए, वो सब चीज रहेगा उसमें। बस ये 49 क्या है, 49 कुछ नहीं है, सेक्शन 49 वेरी सिंपल है भाई। सेक्शन 49 क्या कहता है, जब ट्रांसफर होगा, ठीक है, पहले जो मैं बार बार जो बता रहा हूं था ट्रांसफर का जो दो तरीका यहाँ काम आ जाएगा। ट्रांसफर वाला जो पहले 2 बार बता चुका, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। सेक्शन 49 में क्या कहता है, ट्रांसफर क्या होगा, होल्डिंग होगा, रैयत का होल्डिंग और विलेज हेडमैन या मूल रैयत का पोस्ट, उस समय क्या होगा, ठीक है। तो वही चीज का ये कहता है कि अगर होल्डिंग का ट्रांसफर हो रहा है ना, एक आदमी दूसरे आदमी को ट्रांसफर करना मतलब बेचना या किसी तरह दे रहा है, इस एक्ट के तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार, उस समय क्या होगा, फर्स्ट चार्ज क्या होगा, फर्स्ट चार्ज रेंट होगा, रेंट ऑन द होल्डिंग। मतलब अगर बेचने से पहले सब रेंट को चुका देना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज मतलब पहले चुका देना पड़ेगा, यही है। और विलेज हेडमैन और मूल रैयत के पोस्ट का ट्रांसफर हो रहा है, उससे पहले क्या, जो सारे रैयतों से इन लोगों ने जमा किया है उसको कहते हैं विलेज रेंट, ठीक है। तो विलेज रेंट शुड बी फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज मतलब सबसे पहले विलेज रेंट को चुकता किया जाएगा, मतलब इसका विलेज रेंट नहीं है, लैंडलॉर्ड के पास जाएगा, लैंडलॉर्ड के पास पहुंच जाना चाहिए। और ये जब ट्रांसफर कर रहा है, होल्डिंग जब ट्रांसफर हो रहा है तो उसका लगान बकाया चुकता होना चाहिए, बस यही करना चाहता है। रेंट टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द होल्डिंग, रेंट ऑन द फर्स्ट चार्ज, पहले रेंट मतलब पूरा कर देना चाहिए ऑफ होल्डिंग ट्रांसफर, ठीक है। होल्डिंग का ट्रांसफर, जोत का ट्रांसफर हो रहा है तो रेंट पहले पे हो जाना चाहिए, यही कहना चाहता है। एक पॉइंट, जब मूल रैयत और विलेज हेडमैन का ट्रांसफर हो रहा है उस समय क्या होगा, विलेज रेंट शुड बी फर्स्ट चार्ज, विलेज रेंट शुड बी फर्स्ट चार्ज, मतलब ये पे कर दिया जाना चाहिए भाई, सीधा यही है इसका मीनिंग। 2 जगह देखिए कंफ्यूज मत हो जाएगा, इससे पहले मैंने 2 जगह पे बताया इसको, लेकिन यूज यहीं पे होगा। अब अगला आते हैं रिडक्शन ऑफ रेंट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ रेंट का मुझे लगा कि वीडियो हो ही नहीं रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए रिडक्शन ऑफ रेंट क्या कहता है, सेक्शन 50 बहुत सुंदर सा सेक्शन है। ये याद ही हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ रेंट। रिडक्शन मतलब रेंट जो लगान है उसका कम करना, जो सरकार ने निर्धारित किया गया है उस लगान को कम करना। कुछ परिस्थितियों में, हर समय तो रेंट कम नहीं किया जा सकता, कहता है कि सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, में किया जाएगा। कब, जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा डीसी को कि भाई डीसी ऐसे ऐसे कुछ हालात हो गए हैं, आप रेंट कम कर दो। तो डीसी कौन सा हालात, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ये 3 हालात, ये वाला 1 2 ये 3 हालात हो गए हैं, तो डीसी को बोलेगा कम कर दो, तो डीसी कम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 हालात क्या है भाई, अगर सोयल रैयत का जमीन है, सोयल डेटेरियोरेट हो गया, तो डेटेरियोरेट हो गया कैसे, परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली सोयल डेटेरियोरेटेड कैसे, परमानेंटली हो गया। मतलब ये परमानेंट डेटेरियोरेशन का मतलब क्या हो गया, अगर 7 साल लगातार उसमें खेती ही नहीं हो पा रहा है तब, ठीक है, 7 साल सोयल डेटेरियोरेटेड परमानेंटली ड्यू टू सैंड लिखा हुआ, बालू के जमाव के कारण, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ सैंड, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिट ऑफ सैंड अगर हो गया है 7 साल, ये टेम्पोरली परमानेंटली किसको कहेंगे, इसको डिफाइन किया गया है 7 साल में, अगर 7 साल तक ऐसी हालात है, इस समय रेंट कम होगा, करेगा कौन करेगा, डीसी करेगा। एक पॉइंट। दूसरा, कम सिंचाई की बहुत सारी कमी है, सिंचाई हो ही नहीं रहा, सूखा पड़ा हुआ है उस समय ईस्वी में,
अगर रैयत ने एक नोटिस दिया है किसको, लैंडलॉर्ड को कि भाई हमारे पास पानी की सुविधा ही नहीं है, हम खेती कर ही नहीं पा रहे हैं, तुम सिंचाई का अरेंजमेंट कर दो। तो लैंडलॉर्ड अगर सिंचाई का अरेंजमेंट करने नहीं करता है, फेल होता है, नहीं कर पाता है, ठीक है, तब इसमें टाइम पीरियड कब है, तब क्या बोलता है, रेंट कम होगा, ठीक है, रेंट का रिडक्शन होगा। तो इसमें टाइम फ्रेम क्या दिया गया है, रेयर जिस दिन से नोटिस देगा उसके 6 महीने के बाद तक, 6 महीने के भीतर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ए फॉल इन एवरेज लैंड प्राइस, व्हेन देयर इज ए फॉल इन एवरेज rent, where there is a fall in average rent नहीं, local price of staple food, ये लिखा हुआ स्टेपल फूड मतलब जो आपका मुख्य आहार है, स्टेपल फूड मतलब मुख्य आहार है। When there is a fall in average local price, ठीक है, एवरेज लोकल प्राइस, जिस हिसाब से एक एवरेज होता है, इसमें बिकना ही चाहिए जमीन, आपका प्रोड्यूस, आपने जो खेती में उत्पादन किया इतना में बिकना ही चाहिए, फिर उतना रेट ही नहीं मिलता, लगान ही बढ़ गया ज्यादा, उपज ही हो गया कम, ठीक है, लगान इतना ज्यादा इतना बड़ा हो गया, उपज इतना छोटा हो गया, इस सब कंडीशन में रेट क्या करेगा, मर जाएगा। तो इस सब स्थिति में जब एवरेज लोकल प्राइस से स्टेबल फूड का दाम कम हो जाता है, उस कंडीशन में ही, 3 कंडीशन में रिडक्शन ऑफ रेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा भी आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं सेक्शन 51। सेक्शन 51 वेरी सिंपल है, सेक्शन 50 का एक सब पार्ट्स मान के चल सकते हो। सेक्शन 50 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ रेंट, जब जब स्टेट गवर्नमेंट को लगता है 3 वजहों से, जो 3 वजह बताए थे, सैंड आ गया, दूसरा अरेंजमेंट नहीं कर पाया इरिगेशन का, सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पाया जमींदार, तब लैंडलॉर्ड तब, और तीसरा जब लोकल प्राइस जो है, मार्केट का प्राइस स्टेबल फूड का कम हो गया तब। तो 3 कंडीशन में गाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट डीसी को कि भाई रिडक्शन कर दो रेंट का, ठीक है। तो उस रेंट का कितने दिन तक ड्यूरेशन, उसका ड्यूरेशन बताता है ये, ठीक है, कितने दिन तक वो घटा हुआ रेट रहेगा, ठीक है। ये घटा हुआ रेट कब तक रहेगा ये बताता है सेक्शन 51। तो ड्यूरेशन ऑफ रेंट रिडक्शन यही बताता है ये रेंट रिडक्शन सेक्शन 51, और कुछ नहीं बताता है। तो सेक्शन 51 यही बताता है ड्यूरेशन ऑफ रेंट रिडक्शन। इसका सबसे पहला लाइन में यही लिखा हुआ भाई, नो फर्दर रिडक्शन ऑन सेम रीजन मतलब सेम कारण के लिए। अगर सैंड आ गया है ना तो एक ही बार उसको घटा सकते हो, फिर बोलो सैंड की वजह से एक रुपया का 50 पैसा कर दिया, फिर बोलोगे कि नहीं और सैंड आ गया तो 50 की जगह और घटा के 25 कर दो, नहीं चलेगा, ठीक है। एक ही बार रिडक्शन कर सकते हो, यही कहता है ऑन सेम रीजन। भले दूसरे रीजन, अगर 3 रीजन में से फिर सैंड आ गया, उसके बाद फिर सिंचाई प्रबंध नहीं हो पाया, तब जाके घटाया जा सकता है। मतलब सेम रीजन के लिए एक ही बार घटाया जा सकता है, ये चेतावनी देता है सेक्शन 51, ठीक है। उसके बाद नो फर्दर रिडक्शन ऑन सेम रीजन अनलेस, मैंने जब तक की न्यू या फ्रेश रिकॉर्ड ऑफ राइट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड, जब तक नया रिकॉर्ड ऑफ राइट फिर से ना बन जाए तब तक, ठीक है, तब तक सेम कारण के लिए फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ROR बनाने का तरीका किसमें दिया है, वो दिया है तो 1872 वाला जो कानून बना था, क्या था, संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट। आप तो न्यू ROR इज प्रिपेयर्ड अंडर संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। ये सब तो हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं पहले ही, 1872 सारे वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, बीच से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसको समझाने जाऊंगा तो फिर टाइम बढ़ जाएगा। अगला
फिर और दिया अंटिल, जब तक की, ठीक है। अंटिल क्या कहता है, न्यू या फेस, जो भी बोलिए, न्यू टेबल ऑफ रेंट, न्यू टेबल ऑफ रेंट, ठीक है, नया टेबल, अब फिर से नया टेबल बनेगा रेंट, किसका कितना रेंट होना चाहिए, न्यू टेबल ऑफ रेंट एंड रेंट रोल इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड अंडर, ये किसमें, रेंट रोल और टेबल रोल बनाने के बारे में किसमें बताया गया है, तरीका किसने बताया गया है, अंडर संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेंट रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था, 1886 में। बस यही कह रहा भाई, 3 चीजें इसमें ध्यान देना, आरओआर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यहां से भी पता चल जाएगा आरओआर किस एक्ट के तहत बनाया जा सकता है, 1872 वाला, न्यू टेबल ऑफ रेंट, फिर से नया रेंट का टेबल बनेगा, और रेंट रोल, ठीक है, उसी में रेंट रोल टेबल टाइप का एक दूसरे का पूरक ही है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। तो ये ये ड्यूरेशन है, बस ये कहना चाहता सेक्शन 51। इसके बाद फिर से अगर ऐसे रेंट ये सब हो गया तो फिर घटा सकते हो आप। सेक्शन 52 वेरी सिंपल है, सेक्शन 52 यही है पेनल्टी, यहीं पे जेल घुसाया जाएगा, जो आदमी गलत करेगा, जो लुटेरा बनेगा, तो वही सेक्शन 52 में पेनाल्टी के बारे में बात किया गया, ठीक है। पेनाल्टी इसमें क्या कहता है भाई, पेनाल्टी फॉर एक्सकेशन बोलते हैं, एक्सेक्शन बोलते हैं, पेनाल्टी फॉर एक्सेप्शन ये बोला जाता है, पेनाल्टी फॉर एक्सेप्शन बाय लैंडलॉर्ड मूल रैयत विलेज हेडमैन, ठीक है। यही लोग ज्यादा यही लोग ना कर सकता है, रैयत का तो कोई पावर ही नहीं रहता है कि रेंट क्या बोलता है, ज्यादा ले या कम ले, तो यही लोग, पेनाल्टी फॉर एक्सेक्शन बाय लैंडलॉर्ड मूल रैयत विलेज हेडमैन फॉर मोर एक्सेप्शन फॉर मोर क्या बोलता, मोर एक्सेप्शन फॉर मोर देन एक्चुअल रेंट, मान लीजिए एक्चुअल रेंट है, इतना ही रेंट लेना चाहिए, लेकिन वो एक्सेप्शन क्या कहता है, मोर देन एक्सेप्शन मैंने भुगतान लेना, ठीक है, वो भुगतान उसको क्या बोलता है, 200 रुपया लेना था, ठीक है, रेंट के रूप में, लेकिन वो ज्यादा ले लेता है, तो उस समय में क्या पनिशमेंट होगा, वो एक्सेप्शन कितने करता है, 200 से ज्यादा, लेकिन एक्चुअल रेंट उसे 200 ही लेना था, सिर्फ पैसे के रूप में ही ज्यादा नहीं लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे फॉर्म है जिसके तरीके से वो क्या बोलता है, अपने पोस्ट का लैंडलॉर्ड मूल रैयत विलेज हेडमैन अपने पोस्ट का फायदा उठा के रेत का शोषण कर सकता है। बहुत सारे फॉर्म है, अबवाब जो पुराने साल में चलता था, अभी ये सब तो नामो निशान नहीं है। सलामी नहीं बोलता, सलामी दो, ठीक है। उसके बाद कयाली ये कयाली बोलते हैं इसे, कयाली। और क्या, फोर्स लेबर कहीं कराया जाता है, फोर्स लेबर कि भाई ये सब कर, ये टैक्स भी दे दो और चल मेरा घर गाय दो, या मेरा क्या बोलता है भैंस का गोबर उठा दो, इस तरह करके फोर्स लेबर किसी को जबरदस्ती करवा नहीं सकते हो किसी रैयत से। तो वही कह रहा है, अगर कोई ये करवाता है लैंडलॉर्ड मूल रैयत और विलेज हेडमैन किसको, रैयत से, उस हिसाब में उस जगह पे पॉइंट 1 में क्या कहता है, क्या सजा दे रहा है, बोलता है कि अगर कोई आदमी ऐसे करता हुआ पकड़ा जाए तो इसको सिंपल पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल इम्प्रिजोनमेंट, ठीक है। इम्प्रिजोनमेंट 2 तरह का होता है, एक सिंपल एक रिगरस, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजोनमेंट, सिंपल इम्प्रिजोनमेंट में क्या होता है भाई, आराम से खाओ पियो सो, जो करना है आराम से रहो, कहाँ, लेकिन जेल के भीतर। और रिगोरियस में क्या होता है, इसमें चक्की पिसना पड़ेगा, माने सश्रम, तो वही है। तो ये वाला तो इसमें नहीं देगा। सिंपल इम्प्रिजोनमेंट अप टू 6 मंथ, मैक्सिमम मतलब 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा का प्रोविजन नहीं है, 1 दिन 2 दिन से लेके 6 मंथ तक, प्लस फाइन
फाइन, फाइन की बात कितना किया गया है भाई, कितना फाइन, मैक्सिमम 500 रुपया। उस जमाने में, अभी तो ज्यादा लेगा, ठीक है, फाइन 500 रुपया का बात किया। या फिर बोथ, या फिर दोनों दिया जा सकता है। यही कहता है, इतना कहता है 52 का पार्ट 1। 52 का पार्ट 2 क्या कहता है भाई, ये जो केस है, ये जो दोष है, किस अगर दोष सिद्धि भी हो जाता है किसी का, या दोष हो जाता है, मतलब पकड़ा जाता है, तो वो जो ऑफेंस है, जो ऑफेंस कर रहा है कौन, लैंडलॉर्ड, मुलरे या विलेज हेडमैन, वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल, बेलेबल मतलब बेल मिल जाएगा उसको आराम से, ठीक है। प्लस कंपाउंडेबल भी है, कंपाउंडेबल, ठीक। कंपाउंडेबल मतलब कोर्ट का एक लीगल टर्म है ये, मतलब कोर्ट के जज का इंटरफेयर किए बिना दो आदमी आपस में म्यूचुअल, भाई हम लोग, तेरे से भी गलती हुआ थोड़ा, मेरे से भी थोड़ा गलती हुआ, चलो हम लोग दोनों म्यूचुअल कर लेते हैं, कंपाउंड कर लेते हैं, तू केस वापस ले ले, बदले में तेरा सारा मैं दुख यही हर लेता हूँ, फालतू में तू कोर्ट में क्यों का चक्कर क्यों लगाना है। ऐसी स्थिति, ऐसे केस की जो स्थिति होता है वो केस को कंपाउंडेबल कहता है। बाकी नॉन कंपाउंडेबल जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, चोरी हो गया, ये सब नॉन कंपाउंडेबल है। आप चाहो भी कोर्ट के सामने अगर दोनों आदमी, दोनों पक्ष के आदमी जाके बोले कि भाई केस को हम वापस लेना चाहता है, लेकिन तो वापस नहीं ले सकते हो। दैट वो सब बड़े बड़े केस जो होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग।